अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, जनूबी पंजाब और पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे अहम फसल कपास, जो पिछले 7 बरस से ज़वाल पजीर रही है पैदावार के हिसाब से, इस दफ़ा पहली बार 7 सालों में उम्मीद हुई है कि अच्छी फसल होगी। क्या हुआ है? अच्छा मौसम या महकमा ज़राअत की अच्छी हिकमत अमली? किसने इस उम्मीद को जगाया है? यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमें ज्वाइन करें स्टूडियोज़ में सूबाई सेक्रेटरीज़ जनूबी पंजाब ज़राअत के हवाले से साकिब अली अतील साहब हमारे प्रोग्राम में हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ है? उम्मीद ये कैसी जागी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, रोही टीवी का शुक्रिया कि इस मौजू पे मुझे बात करने के लिए बुलाया है। इसमें मल्टीपल फैक्टर है। जिस तरह कपास की तबाही में बहुत सारे फैक्टर्स थे, या डिक्लाइन में हम सही लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले बहुत सारे फैक्टर्स थे, इसी तरह इस उम्मीद के पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें नो डाउट मतलब इसमें हमारा एक जो हमारा वेदर कंडीशंस हैं कुछ बेहतर रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हीट वेव्स इस साल भी आ रही हैं और आई हैं। बारिशें इस साल भी आ रही और आई हैं। अगरचे बारिशें कम हुई लेकिन स्टिल दे आर कमिंग। और अभी भी मानसून चल रहा है और मानसून का भी इम्कानात हैं कि बारिशें मज़ीद भी आएंगी। तो इसके बाद लेकिन हमने जो इसको टेकअप किया था, आपको याद होगा कि सितंबर में लास्ट टाइम मैं यहाँ पे बतौर सेक्रेटरी का चार्ज लिया, तो सबसे बड़ा इशू ही कपास था। जिधर आप देखते कि लोग हमारे फार्मर्स जुलूस निकाले फिर रहे थे, जगह जगह जहाँ भी मैं जाता था फील्ड में एक ही बात आती थी कि मतलब हमारी फसलें तबाह हो गई, पेस्ट का अटैक हो गया, मतलब बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गया। तो हमने इसको देखा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। उसको फिर एक अच्छी टीम बना के, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स थे, इसमें ये हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, हमारा अज़हरी यूनिवर्सिटी मुल्तान और हमारे अपने माहिरीन, सबको बैठाया कि भाई आप देखें, ये बैठ के इसको हल करें। तो हमें जब सामने चीज़ें आ रही शुरू हुई कि क्या क्या फ़ैक्टर्स हैं, हमने मुख्तलिफ एंगल से तजिया किया, तो बहुत सारे फैक्टर सामने। नो डाउट उसमें एक सीड का फैक्टर था, उसके अलावा उसमें क्लाइमेट चेंजेस का फैक्टर था, और सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें समझ आया वो था मैनेजमेंट का। अब जाहिर है क्लाइमेट को तो हम क्विकली नहीं बदल सकते थे, क्योंकि क्लाइमेट तबाह करने में भी हमने साल हा साल लगाए हैं। और सीड का फैक्टर हमें समझ आया कि अगर वैरायटी की बात करें तो उसमें भी कई साल लगेंगे। अगर चंद वैरायटीज अप्रूव हुई हैं इस बार BT1 की, लेकिन उसमें जो वैरायटी हमें रिक्वायर्ड है, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन आने को, उसमें टाइम लगना था। लेकिन हमारे सामने वाहिद जो चीज़ थी जो करने वाली थी वो था मैनेजमेंट। उसके लिए हमने फिर एक IPM बनाया, कॉटन कैलेंडर बनाया, और हमने बहुत पहले से बताया भी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बनाया, जो कि हम ये समझते हैं कि कपास की लास्ट चुनाई से हमने शुरू किया उस पर काम करना, और अब तक काम कर रहे हैं, और इसको कपास की लास्ट पिकिंग तक हमें काम करना पड़ेगा। उसे हम IPM कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमने पेस्ट को कंट्रोल में रखा, बहुत ज़्यादा नहीं फैलने दिया। हमने इसको पहले स्टेप पे आप ये देखें कि हमने कल्चरल प्रैक्टिस के ज़रिए जो बॉल से टींडे थे कपास के, उनको हमने फील्ड से पिक करवाया पहले स्टेप पे। उसमें हमने चोनिए के ज़रिए, उसके अलावा बकरियों के ज़रिए, भेड़ बकरियों के ज़रिए हर तरीके से कंपेन की, अपने फील्ड को कहा कि इसको तुड़वाएं। 100% नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई उसके बाद छड़ियाँ इकट्ठी हो गई, लोगों ने ढेर बना के घरों में रख लिए या खेतों में रख लिए। हमने वहाँ पर टीमें भेजी कि इसको उल्टे पुल्टे उसके अंदर से टींडे निकालें, उसको ज़ाया करें। उसके बाद फिर सोइंग आई, तो वहाँ पे आके हमने देखा कि बीज की अच्छा आना चाहिए। फिर एक हमारी कमेटी थी, ये प्लानिंग कमेटी, जिसके हेड हुसैन जहानिया गर्देई साहब हैं, प्रोफेशनल मिनिस्टर हैं। वहाँ पे हमने बात की कि पिछले साल से सही नहीं आ रही जर्मिनेशन, सीड का हमारी जो सीड सर्टिफिकेशन ने उसकी ज़्यादा लेवल पे उसकी परसेंटेज रखी जर्मिनेशन। देन फिर फील्ड में आके हमने मैनेजमेंट की, जहाँ पे हमने IPM इम्प्लीमेंट किया। तो मल्टीपल स्टेप। लेकिन सबसे अहम गेम चेंजर इस वक्त तक क्या है? गेम चेंजर ये है जी कि हमने जिसमें भी मैं अगेन आई वुड थैंकफुल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को हम लेके चलेंगे और लेके चल रहे हैं। हमने इसमें PCPA के साथ मीटिंग की, हमने दूसरे लोगों के साथ मीटिंग की। हमने कहा देखिए, हमें ये बात समझ आ रही है कि जैसे ही कपास रूटीन में उगती है तो 25 दिनों के बाद स्प्रे शुरू हो जाता है, पेस्टिसाइड शुरू हो जाती है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्योंकि फील्ड में कंपटीशन की फ़ज़ा होती है, हर कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रहा होता है, ये नहीं सोच रहा होता कि भाई इसके रिज़ल्ट क्या आएंगे।
हमने कहा देखिए हमारे सामने नंबर ऑफ, एक तो हमारे सामने ये सूरत हाल आई कि वो पेस्टिसाइड असर ही नहीं कर रही थी। फिर हमारे सामने ये था कि अब इसको किस तरह मैनेज किया जाए। तो ये था कि कम से कम 50-60 दिन जब सोइंग करते हैं उसके जर्मिनेशन से लेकर और कम उसके फ्लावरिंग तक, सर 50-60 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कपास को किसी किस्म की पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने सबसे इनके साथ बैठ के तय किया, बल्कि वो हमारे दोस्तों ने पेस्टिसाइड वाले यहाँ तक कहा जी 90 दिन तक हम साथ देने को तैयार हैं। हमने कहा ठीक है, 90 दिन तक पेस्टिसाइड को रोका। अब इसमें एक इशू था कि किसान को कैसे कन्विंस किया जाए तुम रुको। उसके लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मनसूआ के साथ मिलकर और बाकी इदारे भी साथ मिलकर। हमने बहुत से प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, उसमें 80 के करीब हमने पौधे सेलेक्ट किए, जिनमें से 7 ऐसे निकले जो कि वाइट फ्लाई के खिलाफ इफेक्टिव थे। उन 7 को सामने रख के हमने किसान को कहा कि आपने ये 90 दिन पेस्टिसाइड कोई नहीं इस्तेमाल करनी। इस दौरान अगर आपके उस पर पेस्ट अटैक है तो आप बोटेनिकल्स को करें। तो हम उसके किसान उस पर शिफ्ट हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि सारे प्रोसेस में जो गेम चेंजर था वो बोटेनिकल शिफ्टिंग थी, जिसके बाद अब तक पेस्टिसाइड के ऑलमोस्ट बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। अभी तक रूटीन में 8-10 पेस्टिसाइड हो जाते थे, इस वक्त तक 1 या 2 की इतला है सिर्फ हमारे पास। मतलब इससे क्या इम्पेक्ट आया होगा इकोनॉमी पे कि अगर 10 स्प्रे थे उसके ऊपर अब तक कितनी पेस्टिसाइड आप समझते हैं कितने रुपए की यूज़ हो चुकी होती है आम तौर पे? और अगर ज़्यादा आप कह रहे हैं कि 2 स्प्रे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़ाहिर है ये जो 10 स्प्रे की जो कॉस्ट है वो बची है इस दफ़ा फार्मर को, आप ये समझते हैं? और उसका इम्पेक्ट ओवरऑल भी इम्पेक्ट पौधे पर पड़ा है जी। इसका मल्टी एंगुलर इम्पैक्ट पड़ा है। पहला इम्पैक्ट अगर लेट अस से हम 10 पे चलो हम वर्ग 7 भी अगर कह लें बचाई है, और एक फील्ड में 1 एकड़ में अगर 2000 की एवरेज हम निकाल लें, कोई 4000 की है, कोई 1500 की, 800 की, डिफरेंट रेट्स हैं, 1000 चले 1000 भी लगा लें तो 7000 पर एकड़ आपकी किसान को बचत हुई है। और अगर 3 मिलियन पे है तो आप देख लीजिए कितने बिलियन बन जाते हैं कि ये लोगों को, किसानों को बचत हुई है। और ये सारा जो उनके प्रॉफिट में ट्रांसफ़र होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब बोटेनिकल्स इस्तेमाल हुए उसके एक इम्पैक्ट अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने आया। ये कुछ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पेस्ट को भी कंट्रोल में रखेगा, रिपेलेंट एक्शन भी होगा, कुछ किलिंग भी होगी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो पौधे की सेहत को भी बहुत अच्छा कर देगा। उससे ये हुआ कि पौधा जो इट सेल्फ है उसकी अपनी स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया। स्ट्रेंथ में इजाफा होने से आप फील्ड में चले जाए जहाँ पर बोटेनिकल्स हुए हैं, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि वहाँ 4-5 इंच के बाद बॉल फॉर्मेशन शुरू हो गई है। पहले ये होता था कि बॉल फॉर्मेशन, अभी भी बल्कि जहाँ पे पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुई हैं, बॉल फॉर्मेशन तो नीचे से ही होती थी। होता ये था कि अब देखें ना, गर्मी का मौसम है, ऊपर से एक तो टेम्परेचर देखें पौधे का, कपास के पौधे का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड सर। ऊपर से अगर 40 का टेम्परेचर है तो ज़मीन आपकी 70 पे गर्म हो जाती है। अब एक जस्ट इमेजिन अबाउट द प्लांट कि वो जो पौधा खड़ा है ऊपर से 40 को बर्दाश्त कर रहा है, नीचे से 70 को बर्दाश्त कर रहा है। ऊपर से जब पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती थी तो फ़ौरन डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती थी केमिकल, उसकी अपनी वेव्स हीट के साथ शामिल होकर वो उस पर स्ट्रेस डालती थी। तो ये मल्टीपल स्ट्रेस की वजह से आप जानते हैं कि लाइफ के कोई भी फॉर्म है उसका पहला काम अपनी सर्वाइवल होता है, उसके बाद उसकी रिप्रोडक्शन आती है। जब वो पहले स्टेप पे सर्वाइवल के जोर में पौधा पड़ता था उसकी शेडिंग ज़्यादा होती है। इस साल भी हुई है, हीट से थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी रूटीन में होती थी। या बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पेस्टिसाइड हुई है वहाँ आप देखेंगे कि पौधा 1.5 फुट से नीचे फ्रूटिंग नहीं है उसके पास। 1.5 फुट कम से कम जगह ले रहा है। जहाँ पे नहीं हुई पेस्टिसाइड या कम हुई है, 1 आध हुई है या 2 हुई हैं, वहाँ पे वो नीचे 6 इंच से फ्रूटिंग लेनी शुरू कर दी। एक तो उसकी फ्रूटिंग का साइज, उसका स्ट्रेंथ, और जब स्ट्रेंथ गेन की उसने, ह्यूमन्स की बात भी, अगर ह्यूमन बिला वजह मेडिसिन हम एंटीबायोटिक्स ले हम भी बीमार हो जाएंगे। जब स्ट्रेंथ होगी तो पेस्ट को रेजिस्टेंट हो गया सर। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि पेस्ट कंट्रोल हुआ और विद इन कंट्रोल अभी तक जा रहा है माशाल्लाह। जो कंट्रोल हुआ, आप समझते हैं कि इसमें लोगों ने, फार्मर ने आपकी बात कैसे मान ली? इतने अरसे से वो तो समझते हैं कि 7-8 से लेके 20 तक स्प्रे करने के वादी हो चुके हैं, अब आपकी बात मानते कैसे? वो उन्होंने कैसे मान ली? असल में इसमें बात बिल्कुल ठीक है आपकी। जनरली जिस तरह मैं खुद हैरान हुआ कि ये एक फेथ की तरह, जिस तरह फेथ नहीं कोई मज़हब होता, इस तरह लोगों के दिलों में ये जागज़ीन था। हमारे लिए बहुत मसला था कि ये बात कैसे निकालें कि भाई आप इधर शिफ्ट हो। उसमें अगेन आई वुड बी थैंकफुल टू द पेस्टिसाइड कंपनीज, दे सपोर्टेड अस, मतलब दे सपोर्टेड अस कि 90 दिन तक उन्होंने जब हमें सपोर्ट किया कि भाई उनका भी ये था कि देखें हमारा बिजनेस बाद में है, कपास पहले है, कपास बचेगी, हमारा बिजनेस बचेगा।
उन्होंने पोस्ट की वजह से 90 दिन तक फील्ड में उन्होंने एक्टिविटी ज़्यादा नहीं की, सर वरना वो अगर ज़्यादा एक्टिविटी करते तो शायद हमारी मतलब जो कमिटमेंट उन्होंने आपसे की पूरी 90 दिन की, तो तो उन्होंने कहा जी वाकई हम 90 दिन तक आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। सर। अच्छा, उसके हमने उनसे ये कहा था कि जहाँ ज़रूरत होगी पेस्टिसाइड वहाँ कराएंगे। और हमने कम से कम 2 या 3 ऐसे पेस्ट थे जिन पे हमने परमिशन भी दी कि इन पे आप करा लें फील्ड में, हमने कहा। अब किसान की बात ही, किसान वाकई सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो जो 90 दिन का था गैप, उसमें जब बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल उन्होंने करनी शुरू कर दी ना, हमने 2 काम किए। हमने हर सर्कल में एक IPM ब्लॉक लगा दिया कि 3 से 5 एकड़ का, कहीं 10 भी लग गए लेकिन 3 मिनिमम था। हमने कहा लोगों ने ज़्यादा, कई ने 15-15 एकड़ 20-20 एकड़ भी हमें दे दिया। एक काश्तकार से हमने बात की, उस जगह पर हमने तमाम IPM प्रैक्टिसेस की। मसलन हमने वहाँ पे पेस्टिसाइड नहीं होने दी, हमने वहाँ पे ये जो थे ट्रैप्स लगाए पिग बॉलवर्म के लिए, हमने वहाँ पे रीजर ज़्यादा चलवाया, हमने वहाँ पे पानी को कंट्रोल में रखा, हमने खुद देखते रहे, हमारा ऑफिसर के ज़िम्मे था कि इसको हर चीज़ों को देखना है। वो तमाम रेगुलरली करते 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 वो 1-2 पेस्टिसाइड लोगों ने जब देखा कि ये ना हुआ है, तो लोग उसकी तरफ आए और लोगों ने देख के, और हमारा एक्सटेंशन विंग है, इनके ज़िम्मे था कि आपने तमाम लोगों को जाके ब्रीफ करना है और कम्युनिकेट करना है। उन्होंने कम्युनिकेट किया, हमने कम्युनिकेट बराह रास्त किया। इसमें प्रिंट मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने साथ दिया, रोही टीवी ने बहुत साथ दिया हमारा, और इसके अलावा सोशल मीडिया को हमने प्रॉपर यूटिलाइज़ किया। हमारा ग्रुप अभी भी 10,000 प्लस लोग उसमें किसान मौजूद हैं। तो लोगों ने जब वो मुसलसल हर तरफ से इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी और काउंटर भी ऐसा सच नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से लोगों को, किसानों ने शिफ्ट होना शुरू कर दिया। और आस्ता आस्ता जब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस हुआ, मतलब बड़े ऑनेस्टली हमारे ऑफिसर गए, उन्होंने कहा ओके लेटेसिड एसिड है, ये बढ़ गया है, आप ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, ये थ्रिप्स है, ये ज़्यादा बढ़ गया है, नहीं ये कर लें। लेकिन जनरली हमें उसकी ज़रूरत नहीं पेश आई। फिर सब एक और बात, रब का भी इसमें बहुत ज़्यादा, अल्लाह का कर्म शामिल हाल रहे तो तभी हम कामयाब होते। अल्लाह ताला ने कर्म किया कि इसमें एक वो होती दक्खन की हवा, जो पिछले चंद सालों से नहीं चल रही थी, 1-2 साल से, दक्खन की हवा इस दफ़ा भरपूर चली। उससे ये हमारे सामने है, उससे भी प्रेशर जो पेस्ट का कम हुआ, ख़त्म तो नहीं होता कम हुआ। और हमारा IPM का मॉडल में भी यही था कि हमने पेस्ट को उस लेवल पे रखना है जहाँ पे नुकसान ना दे, और हमारे जो प्रेडेटर्स हैं उनको खाने के लिए मिलता रहे, ताकि वो भी सर्वाइव करे और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाए। हमारे प्रेडेटर जो कीड़े थे, या इवन हमारे अभी ताज़ा तरीन मैं आपको दिखा रहा था, जैसे हमारे खेतों में अब तो कपास पे चिड़िया भी घोंसले बनाने शुरू कर गई है। तो वो इतना कॉन्फिडेंस नेचुरल चीज़ों को हो गया कि जी ये सेफ कपास है, उन्हें बच्चे दे दिए, तो दे ऑल थिंग्स वर्क एज प्रेडेटर्स। तो उन्होंने प्रेडेट करके उन तमाम कीड़ों को खा गए जो नुकसानदेह थे। तो ये सारी चीज़ें किसानों के पास हमने, मैं ये समझता हूँ कि मेजर जो शिफ्ट था वो IPM ब्लॉक था। अगर हम IPM ब्लॉक ना करते, इतनी मर्जी तबलीग कर लेते, जो मर्जी कर लेते, किसान इधर नहीं आना था। अच्छा, इसका मतलब कि IPM ब्लॉक ने फील्ड में आपको काफ़ी हेल्प किया कि लोग पेस्टिसाइड मैनेजमेंट की तरफ जाएं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएं, बेहतर मैनेजमेंट की तरफ जाएं। इस पर बात जारी रखते हैं, लेकिन आज छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी बात हो रही है साकिब अली अतील साहब से, जो सेक्रेटरी ज़राअत हैं जनूबी पंजाब, और हम बात कर रहे हैं कपास की फसल जो पिछले 7 बरस में पहली बार, उसकी जो अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी आ रही हैं कि जो तखमीना है जितने लाख एकड़ रकबे पर पंजाब में ये काश्त हुई है, उसकी जो अच्छी मैनेजमेंट की वजह से 10 से 15 लाख गांठ रुई ज़्यादा पैदा हो सकती है। तो ये एक मौजज़ा है। ये मौजज़ा 7 साल बाद कैसे होने जा रहा है, और उसमें ब्रेक पे से पहले बात हो रही थी सेक्रेटरी ज़राअत साहब से, वो कह रहे थे कि जी दक्खन हवा ने, ये दक्खन हवा का फिनोमिना क्या है, और जनूबी पंजाब में ज़रूरी मईशत के लिए और वैसे भी जो यहाँ पे लोग रहते हैं उन्हें दक्खन हवा के लिए बहुत इंतज़ार रहता है। काफ़ी अर्से बाद ये दक्खन हवा क्या फिनोमिना है, आपको साकिब साहब क्या लगा, ये फिनोमिना क्या है, और कपास को, इस फसल कपास को कैसे बचाने में इस दक्खन हवा ने किरदार अदा किया है? जी, पहले तो ये दक्खन है क्या, ये असल में ये जो सराइकी में मैं कहते थे दक्खन, लिखने में हम दक्खन लिख रहे हैं, लेकिन जो सराइकी में लोग कहते हैं दक्खन, तो जो सराइकी में कहा जी, ये असल में नॉर्थ साउथ विंड चलती है तेज़ रफ्तारी से,
जो ये अमूमन ये पिछले 2 महीने मतलब इसी अरसे में चला करती, कभी 10 दिन चलती, 20 दिन चलती, इस दफ़ा ज़रा महीना चल गई है, अभी तक थोड़ी बहुत चल रही है। तो ये इसका बेसिकली इम्पैक्ट ये होता है कि नॉर्थ साउथ जब चलती है तो स्पीड तेज़ होती है और उसमें मतलब बहुत सा पेस्ट जो है ना उसके साथ उड़ जाता है। अगर जो वो आगे उड़ के कहाँ जाए तो अलग बात है। इस दफ़ा ये हमारे सामने ये बात इसलिए भी आई कि अभी जामपुर में मोहम्मदपुर एक जगह है, वहाँ पे खासे इश्यूज़ आए, तो हमारे सामने एक बात आई कि वहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी थ्योरी थी, लेकिन ये था कि वहाँ पे इस बात सामने आई कि जो नॉर्थ वेस्ट जिन्होंने सोइंग की है ना, नॉर्थ साउथ की है, शमालन जनूबन, वहाँ पे पेस्ट प्रेशर कम था। जिन्होंने ईस्ट वेस्ट की थी, शर्कन गर्बन, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था। उसको एनालिसिस किया गया कि पता चला 30% इस तरह की थी वहाँ पर कपास जो शर्कन गर्बन थी। अब उस पर पता चला कि वो चूँकि हवा रुक रही थी, पूरी तरह नहीं जा रही थी, तो वो उसमें मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा था, और जो नॉर्थ साउथ था वहाँ कंपैरेटिवली कम था। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिसे कहते हैं कि ख़राब जो प्लाट्स हो रहे थे वहाँ पे वो ज़्यादा शर्कन गर्बन थे, बाकी ख़राब नहीं हो रहा था, पेस्ट प्रेशर था उसमें। तो इस बात से हमें समझ आई कि अगर जब ये हवा चल रही है तो इसका मतलब, और उसमें नज़र भी आ रहा है प्रैक्टिकली, तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट है। हम अब कितना है वो हम कह सकते हैं कि मतलब बाकी जब आप मैनेजमेंट कर रहे हो ये साथ चलिए तो आपको सपोर्ट मिल जाती है, मैनेजमेंट कर रहे हैं। बाद में हमारे सामने ये भी मोहम्मद देखा कि हमने कि जिन पे अगर उन्होंने पेस्टिसाइड ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए ज़रूरत से, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ साउथ था या ईस्ट वेस्ट था, दोनों तरफ उसने ज़्यादा स्प्रे ने स्ट्रेस डाला और पौधे हमारे फसल वहाँ पे ब्लैक होनी शुरू हो गई। अभी भी हम उसमें ब्लैक के लिए हमने एक फिर हमें पूरा एक निकालनी पड़ी और नोटिफाई करना पड़ा, एक पूरा एक कमेटी जिसके हेड थे वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ साहब ये मनसूबा के, और उसमें हमने ना सिर्फ साउथ से बल्कि पंजाब से भी, अपर से भी जो हमारे सामने नाम जो थे साइंटिस्ट सरकारी तौर पे, दूसरे इवन यूनिवर्सिटी से भी हमने लोग शामिल किए, एक पूरा बोर्ड बनाया कि हमें ये बताएं ये ब्लैक क्यों हो रही है। ब्लैक का पता चला कि ये सूटी मोल्ड है, 2 फैक्टर, एक तो वाइट फ्लाई, एक अदरवाइज फैक्टर जो भी उनके, उसमें हमें फिर उन्होंने सोल्यूशन भी दिया, वो हम अप्लाई भी कर रहे हैं, उसके अभी कर रहे थे, इसे टेस्ट कर रहे हैं क्या बन रहा है। तो दक्खन की बात ये थी कि हमारे सामने सूरत हाल आई। अब हमने ये भी देखा कि अगर आपने ईस्ट वेस्ट भी काश कर दी है और शुरू में आपने 2 रोज या 1 रो आपने दूसरी सिमत की लगा दी है, तो वहाँ भी हवा ब्लॉक हो गई, वहाँ पर भी पेस्ट प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा था, जहाँ इतना नहीं होना चाहिए था। जो बाकी प्लाट थे नॉर्थ साउथ के, उसकी निस्बत उन पे भी प्रेशर ज़्यादा था, जो हमारे लिए एक था कि वाक़ईतन दक्खन इसमें इफेक्टिव है। अब वो कितनी 10% 20% जितनी भी हो सकती हुई होगी। सही। अच्छा, लेकिन वैसे लोग, आपने तो ज़राअत के बारे से बात की, लेकिन जो साउथ में लोग, जो पुराने लोग हैं, वो घर बनाते वक्त ये बात जहन में रखते हैं कि वो शुमाल और जनूब की तरफ बनाया जाए, ताकि हवा की वेंटिलेशन है वो घर को अच्छा रखता है, और हवादार वो घर कहलाता है अगर वो शुमाल और जनूब बना हुआ है। तो ये पूरे साउथ में वैसे भी दक्खन सिर्फ ज़राअत के लिए नहीं, रहने के हवाले से भी लोग, जो पुराने लोग हैं, वो नॉर्थ और साउथ घर का जो नक्शा है वो इस अंदाज़ में बनाते हैं, कोई इस अंदाज़ में हो, हवादार घर कहलाता है वो। तो ज़ाहिर है ये ज़राअत के साथ साथ ही मैंने बात कर दी। लेकिन सर, आपने पहले प्रोग्राम के जो हिस्से में बात की, आपने कहा कि हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस की, 7 आपने कहा जी कि आपने पौधों का इंतखाब किया और चीज़ें की। वो 7 पौधे कौन से थे? जो कल्चरल प्रैक्टिस थी, वो प्रैक्टिस आपको किसने एडवाइस की थी? और लोग ये जानना चाहते हैं, और लोग कहते हैं कि ये क्या आज साइंस इतना आगे चली गई है और चीज़ें, और ये रवायती सकाफ़ती पुराने तजर्बों का फ़ायदा उठा रहे हैं और पता नहीं कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। एक बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया शुरू में और चीज़ें में कि जब क्या अब इस चीज़ से कपास को बचाया जा सकेगा। तो अब आज इस स्टेज पे आप कैसे करते हैं? नहीं, वो ज़ाहिर है नेचुरली 50 साल से एक मखसूस सिमत में काम हो रहा हो, हम रूटीन में करते करते ऑटो पे लग के हम खुद वो समझते हैं कि इट इज़ नेचुरल। सर, इट इज़ नॉट नेचुरल। जब नेचर की बात करेंगे तो आपको अभी ये IPM कोई पाकिस्तान में तो शायद नई चीज़ है लोगों के लिए, दुनिया में बहुत पहले से है। अमेरिका में 1970 में पहला IPM आया था सर, ऑस्ट्रेलिया में IPM है, चाइना में IPM है, अगर जो डिफरेंट एंगल से है। तो उनका IPM बुनियादी तौर पे यही है कि उसमें आपने 2 उसके फैक्टर हैं, 2 मतलब ये हमारी जो पाकिस्तान की IPM पॉलिसी 2020 है, इस साल जो लास्ट ईयर जारी हुई है, उसके तहत भी 2 इसमें बड़े फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि आपने पेस्टिसाइड को मिनिमाइज़ करना है। सेकंड ये है
कि आपने जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल, लोकल, उसमें सेमियोकेमिकल्स और बोटानिकल्स, इवन बायोपेस्टिसाइड का हिस्सा, ये सारी प्रैक्टिसेस का जायज़ा लें, उसमें जो लो कॉस्ट है वो सिलेक्ट कर लें। सर अब ये कल्चरल प्रैक्टिस की बात, जो भी भले इसको ओल्ड कह लें, न्यू कह लें, अब सादा सी बात है, हमारे सामने अब तक ये बात थी कि जो गुलाबी सुंडी है वो मोनोफेगस है। सर अगरचे हमारे साइंटिस्ट जो हमारे साउथ में मौजूद हैं, डॉक्टर हैदर करार, उनका भी पेपर उनका छपा है, उन्होंने इस पूरी इस थ्योरी को गलत डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पिंक का या गुलाबी सुंडी का भी अल्टरनेट होस्ट मौजूद है, और वो है आपकी भिंडी। सेम फैमिली है, भिंडी पे ऊपर ये गुलाबी सुंडी भी पनपती है, भिंडी के ऊपर आपकी वाइट फ्लाई पनपती है। हमने कल्चरल प्रैक्टिस में क्या किया, हमने लोगों को एडवाइस किया कि यार इसके नज़दीक भिंडी ना लगाओ कपास के। जहाँ जहाँ लगी हमने लोगों से कहा देखो ये कपास को लॉस कर देगी, इसको आप उखाड़ दो। लोगों ने हमारे कहने पे उखाड़ दी। हमने शुरू में जैसे टींडे मैंने बताया, हमने तुड़वाए, फील्ड में जाके तुड़वाए। फिर हमने एक और काम किया कल्चरल प्रैक्टिस जो आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। वो ये था कि हमने सोचा कि ये जो वाइट फ्लाई है ये कहाँ पे होती है, जब नहीं कॉटन होती फिर कहाँ जाती है। तो हमने वो सारे अल्टरनेट होस्ट ढूंढे, जिसमें कोई 8-10 जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें आपका सिरस का पौधा है, जिसमें आपका शीशम है, जिसमें आपका ये भिंडी है, जिसमें आपका बैंगन है, उसके अलावा जड़ी विटसेट है, लेली है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, चिब्बड़ है। ये सारी जड़ी बूटियाँ अल्टरनेटिव होस्ट होता है। अब होता क्या था हर साल, होता ये था कि ये वाइट फ्लाई कॉलोनी बनाती थी इन पे, मतलब सिरस पे बनाती चली गई। अब ना किसी को ख्याल आना, ना सोचना कि भाई सिरस का कोई तल्लुक नहीं कपास से बनता, तो इसको क्या करें। हमें जब ये बात सामने आई और इसमें हमारे माहिरीन ने बताया, तो हमें ये बात कि हमने कहा कि इसको मैनेज करो अल्टरनेटिव होस्ट पे। हमारी टीमें एक्सटेंशन की और पेस्ट की वार्निंग की, दोनों की फील्ड में निकली, मैं खुद भी निकला। हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स को टेस्ट किया, साथ कपास देखते थे इब्तदाई स्टेज पे, साथ इनको देखते थे कि ये कहाँ है, और हमें कॉलोनीज मिल रही थी। हमने वहाँ पर सिंपल पानी के साथ या कोड़ तुम्बे का मिक्सचर करा के स्प्रे करा दिया, उससे वो पेस्ट कम होता चला गया, ख़त्म होता चला गया। यानी कि वो कॉलोनीज नहीं हमने बनने दी, जिसकी वजह से जब कॉलोनीज नहीं बनी तो जब कपास आगे बढ़ी, जहाँ पे उस पर हमला होना होता है, उमूमन हमला कैसे होता, क्यों होता था सर? होता ये था कि पेस्टिसाइड एक इस्तेमाल की, इट्स ओके। जब सेकंड इस्तेमाल उसी ग्रुप की कर दी गई, उसके बाद स्ट्रेस में पौधा गया, और ऊपर से वो दोस्त कीड़े आपके ख़त्म हो गए, दुश्मन कीड़े मौजूद हैं, फिर हमला हुआ, और वो कपास का पौधा अकेला इतना काबू, चूँकि उस पर स्ट्रेस पहले था, वो नहीं संभाल सकता था, वो मल्टीप्लाई करते वो कॉलोनी डेवलप होकर पूरी कॉटन को नुकसान दे देती थी। अच्छा, एक तो इसका ये कल्चरल की बात। दूसरी बात आपने बड़ी अहम की कि ये पुराने मेथड्स हैं, नॉन साइंटिफिक हैं, कल्चरल हैं, ये जो हम बोटानिकल की बात कर रहे हैं सर। मैं इसमें बड़ा वाजे कर दूं कि इसमें कुछ भी नॉन साइंटिफिक नहीं है सर। हमने हर चीज़ को सामने रखते हुए पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले हमने पेस्टिसाइड्स पे किए कि उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, और मुझे अभी भी मतलब मैं बड़ा क्लियर हूँ कि अगर हमारे पास वाइट फ्लाई के लिए कोई पेस्टिसाइड ऐसी नहीं है अवेलेबल मार्केट में, इस वक्त भी नहीं है कि जो इस वाइट फ्लाई को 100% कंट्रोल कर सके, या इवन 80% कंट्रोल कर सके। इवन जो स्टैंडर्ड है 75%, उस पर भी कोई पेस्टिसाइड हमारे सामने अब तक नहीं आई। हमारे लिए इम्तिहान का मरला यही था सबसे बड़ा कि अगर हम लोगों से कहें कि भाई ये इफेक्टिव नहीं है, तो लोग कहें फिर हम क्या करें, हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें। हमने 80 प्लांट्स में डॉक्टर शफकत सईद साहब और इसमें वीसी साहब का बड़ा रोल था, उनको कहा कि भी आप टेस्ट करें। उनके पास स्टूडेंट्स भी थे, फील्ड भी थे। उन्होंने जब टेस्ट किए, टेस्टिंग में हमारे सामने 7 प्लांट्स हैं, वो सुन लें कौन से थे। उसमें एक हमारे पास आया कोड़तुमा, इसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट से वाइट फ्लाई के अगेंस्ट, एडल्ट प्लस निम्फ। फिर हमने टेस्ट दूसरा हमारे पास आया जो हम कह सकते हैं कि नीम के पत्ते या नमोलिया, दोनों चीज़ मिक्स कर लें। तीसरा हमारे पास आया टोबैको, इसका थोड़ा सा कम था लेकिन मिक्स करके बेहतर आता है। चौथा हमारे पास आया हींग, और फिर आक के पत्ते। 5 ये हो गए। अब 2 चीज़ें और थी, एक था ये जो करेला होता है इसका छिलका, अच्छा, एक था एलोवेरा विद, लेकिन वो अच्छा मसला ये था कि एलोवेरा और ये छिलका ये बहुत कम था। इनिशियली हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट की। हमने कहा टोबैको, कोड़तुमा और नीम, इनको किया जाए, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस पहली दफ़ा था। हमने ये किया कि उसको अलग अलग शुरू में कहा किया जाए, अलग अलग के रिजल्ट बहुत अच्छे आए।
उसके वाइट फ्लाई पर, लेकिन हमें लगा कि बहुत सा दूसरा पेस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हमने 3 चीज़ें ये और अक और हींग साथ मिला के 5 का मिक्सचर कर दिया। वो सारों पे बड़ी हद तक थ्रिप्स के अलावा बाकी तकरीबन सबको कवर कर रहा था। तो जब ये शुरू हुआ तो उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। थ्रिप्स के लिए हमें और जैसिड के लिए हमने एक स्प्रे की, कहा कि एक स्प्रे कर लें अगर कहीं ज़्यादा है, लेकिन अमूमी तौर पे हमने देखा कि जो हमारे IPM प्लाट्स हैं वो तकरीबन 90% 95% तक ऐसे थे जहां अभी तक कोई ऐसा प्रेशर डेवलप नहीं हुआ किसी पेस्ट का कि हमें पेस्टिसाइड पे जाना पड़े। ये सारी स्टडीज़ और उसका डाटा हर चीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, उस पर पूरी कमेटीज़ ने काम किया है। ऐसे कोई मतलब हम कोई सुनी सुनाई बातों पे चल के हम महकमा मतलब ज़राअत ऐसा कोई प्राइवेट कोई मैजिक शो नहीं हम कर रहे थे। हमने बाकायदा वर्क करके डाटा कलेक्ट करके अपने पास रिकॉर्ड रखा और सब एक्सपर्ट कमेटी तश्कील दी जिसमें तीनों यूनिवर्सिटीज़, बहुत ही दिग्गज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उसमें शामिल किए। सब ने बैठ के फैसला किया कि ये हमने करना है। आपने कहा जो करना है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ कॉटन के पहले से जो मौजूद रिसर्च के इदारे हैं, आपने उनके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब की, उनके माहिरीन के मशवरे से एक मुतबादिल अल्टरनेट भी सोचा कि क्या होना चाहिए और वो काम कर गया। यस, इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या मुआवजा हुआ, लेकिन नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लगता है इस दफ़ा कि जनूबी पंजाब में महकमा ज़राअत में जो नए इनिशिएटिव लिए गए उसने कपास को बचाने में, बल्कि आगे के लिए दोबारा इस तरफ राग़िब करने के लिए बहुत अहम पेशरफ्त हुई है इस फसल में। हमारे साथ मौजूद हैं, ये सारी कहानी बता रहे हैं कि कपास की फसल के साथ इस दफ़ा अब तक कैसी है, क्या इन्होंने किया है और आगे क्या देख रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील साहब। साकिब साहब, आपने बड़ा एक अल्टरनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ कॉटन के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ साथ आपने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं एकेडमिया, उसकी भी आपने मदद ली। आप क्या समझते हैं कि उसका फ़ायदा, यकीनन आपने उसका फ़ायदा उठाया है कि पहले तो हो ही रहा है, चले इनको भी हम आज़मा के देखते हैं, और आपका वो आज़माना इस वक्त तक काम कर गया है। जो रवायती तौर पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं सिर्फ कॉटन के डेडिकेटेड, वो उनको मदद मिली है यूनिवर्सिटी से। मैं इसमें मतलब बड़ा फ्रैंकली मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा इसमें। सर वो कैसे? इस तरह के जब आपको याद है जिस दिन मेरी पहले ऑर्डर हुए थे और मैं लाहौर से आ रहा था, आपने मुझसे रब्ता किया था सर, तो आपने एक बात कही थी कि एकेडमिया की रिसर्च में और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है सर। तो वो मेरे जहन में एक बात थी, शुरू पहले दिन से आपने डाली थी, वरना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं था, ना मैंने कोई इसमें एग्रोनॉमी कुछ किया हो था, ना मेरा कोई इसमें, मेरा तो मास्टर बेसिकली लिटरेचर में था। तो आपकी बात से मैंने इस पर सोचना शुरू किया कि इज़ इट सो। फिर जब मैंने आके मीटिंग्स की देखा तो मुझे लगा कि यार ये इतना हमारा शानदार एसेट्स है, ये प्रोफेसर साहिबान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, PhDs करते हैं, इनके पास हर वक्त पढ़ते रहते हैं, इनको तो हम बात ही नहीं सुनते इनकी। बल्कि फिर मैंने उनके मीटिंग्स की, मुझे उसके बाद डॉक्टर इकबाल बंदेशाह से मेरी मीटिंग हुई, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बहुत बातें की, मतलब कहीं पे हमारा डिसएग्रीमेंट्स भी रहे। फिर मैंने जब VC साहब से मुलाकात हुई तो उनके साथ, वो भी कॉटन का बैकग्राउंड रखते हैं, डॉक्टर आसिफ साहब, उनसे साम फिर डॉक्टर शफकत, ये सारों से जब मुलाकात की तो मुझे लगा कि आपका जो असेसमेंट है ना वो ठीक था। तो मैं कहूँगा कि ये आपका भी इसमें हाथ है फ्रैंकली स्पीकिंग कपास में, जो यहाँ तक पहुँचने में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इसमें ये सारा इत्तेफाक ये था कि वो बेसिकली शायद मुझे नहीं पता समझ आई पहले क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा था या क्यों इनसे डिस्कशन नहीं हो रही थी। ये सारी बातें यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी मौजूद थी, प्रोफेसर के इल्म में थी, कम अज़ कम नीम की हद तक। मतलब मैंने जिससे बात की उन्होंने कहा ये नीम का हमने भी पढ़ा हुआ है, जब मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ा या हम भी डिस्कस करते हैं बाकी। और फिर इंडिया में इस्तेमाल हो रहा था, मैंने इंडिया को भी स्टडी किया जब हमने ये बनाना शुरू किया, तो शायद उससे पहले IPM का ख्याल मेरे अंदर जेहन में ना था। मैंने वाइट फ्लाई पे जब इंटरनेट सर्च की, बहुत से पेपर मैंने पढ़े, तो इंडिया के चंद पेपर मेरे हाथ लगे। तो इंडिया में मैंने देखा कि वो नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने कहा इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग टू बी डन। फिर मैंने प्रोफेसर साहबान को शामिल किया, उन्होंने कहा हम भी कर रहे हैं। फिर जब उस पर हमने रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने कहा अकेला नीम वर्क शायद ना करे, तो हमने सारी लिस्ट बना ली कि सब पौधों को जितने सामने है ना साउथ में, इवन मोरिंगा को टेस्ट किया, मोरिंगा के भी असरात थे। अच्छा। इवन हमने शीशम को टेस्ट किया, इवन सिरस जिसपे जो कि वाइट फ्लाई का होस्ट होता है उसको भी टेस्ट किया, उसके जूस में भी हमने देखा कि थोड़ा बहुत असर है, लेकिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे सामने आए। तो ये सारे का सारा ये कह सकते हैं, जो कि साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट नया बना था,
तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट बना है तो इसका एक ये भी प्लस है कि ये ज़राअत में जो खास तौर पे कॉटन पे फोकस है, इवन कॉटन को हम बचाने में कामयाब हो रहे हैं या आगे फ्यूचर हम अच्छा देख रहे हैं, उसमें साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने का बड़ा किरदार है। ठीक, आपका होने का फ़ायदा ये हुआ कि आप यहाँ बैठे थे, आप एक एक बारीकी से हर चीज़ पे आपकी नज़र है, सिचुएशन पे, और आप मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरवाइज़ कर रहे हैं, कंट्रोल हो गया है, आसान हो गया है, रीच आसान हो गई है ऑब्ज़र्व करने के हवाले से और हिकमत अमली तरतीब देने के हवाले से। तो यकीनन सेक्रेटेरिएट की जब बात होती है कि सेक्रेटेरिएट का क्या फ़ायदा है, बोझ है माली, तो ये माली बोझ तो सिर्फ एक कॉटन की फसल अच्छी वो ही निकाल सकती है कि जो आप समझ रहे हैं उसका एक हिस्सा सिर्फ 5% भी इस पूरे सेक्रेटेरिएट के खर्चे को बचा सकता है। अगर फ़ायदा ये हो रहा है ज़राअत के हवाले से, इससे और डिपार्टमेंट्स का फ़ायदा भी इस सेक्रेटेरिएट का, अगर कोई पहली दफ़ा पहला बड़ा फ़ैसला हुआ और उसका जो फ्रूट है, तो अगर आपको नज़र आएगा कि यहाँ सेक्रेटरी ज़राअत के मौजूदगी का फ़ायदा क्या हुआ है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साकिब अली अतील साहब से कि कॉटन को बचने में जो यहाँ आप उनकी मौजूदगी ने एक अहम रोल प्ले किया, पॉलिसी और तजर्बे करने के हवाले से भी आपने इनिशिएटिव्स लिए। आप क्या समझते हैं क्या इम्पेक्ट आएगा इस वक्त तक की जो फसल की रिपोर्ट्स हैं, क्या अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी या मेरे तक पहुँची हुई है कि जितनी भी फसल है उससे 10 से 15 लाख गांठ रुई ज़्यादा हो सकती है। जो आप इशारे कर रहे थे कि उसके फूल कैसे लगे, उसके ऊपर फ्लावरिंग अच्छी हुई है, उसका टिंडा बहुत अच्छा बना है। अभी जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि जो कैचिंग हो रही है, अब उसकी जो आप चुनाई हो रही है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी आ रही है। तो क्या आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, ये बड़ा मज़ेदार है। हमारी जो कपास है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की क्रॉप है। अमूमी तौर पे आप देखें कि वीट लगी, आपने जिस मौसम में भी लगा ली वो अप्रैल में आके टर्मिनेट हो गई। आपने मकई लगाई, वो मखसूस वेदर में मखसूस दिनों में आके टर्मिनेट हो गई। कपास बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये आप फरवरी में भी लगा सकते हैं, अब मार्च में भी लगा सकते हैं, अब जून तक लगाए चले जाएं और वो वैसे ही रिजल्ट आपको देती चली जाएगी। अब हमारे सामने ये सूरत हाल है कि जो अर्ली थी, मार्च में जो लगी थी, वहाँ पर लोगों ने 20 से 25 मन तक उठा लिया। अब ये ध्यान में रखिए कि इस फिगर में पिछले साल पूरे पंजाब की 15 समथिंग थी, यानी मन पर एकड़ थी यील्ड। अभी तक जो अर्ली लगी थी उन्होंने 20 से 25 मन तक उठा चुके हैं 2-3 चुनाइयों में। अभी उनकी 2 चुनाइयाँ 3 और बाकी हैं सर। जो लगी थी आके मार्च के बाद अप्रैल के शुरू में लगी, मतलब लगी और अर्ली, उसमें भी लोग 10 से 15 के रेंज में उठा रहे हैं सर। जो जिसे हम सीजनल कहते हैं वो अप्रैल के एंड पे लगी, ज़्यादा हिस्सा हमारा अप्रैल के मतलब 15 के बाद से लेके मई में जून तक लगता है। इस बार जून में भी ज़्यादा लगी। अच्छा, वो मई जो ये मेजर हिस्सा ये है, इसमें अभी इनिशियल जो आ रहा है वो 5 से 6 मन आ रही है, 5-6 मन आ रही है और उठाई जा रही है। अभी ये जैसे ही अगला हफ्ता 2 गुजरेगा तो ये बढ़ जाएगी। अभी मेरे इल्म में बहुत सी जिनिंग फैक्ट्रीज हैं जो कई सालों बाद इस दफ़ा मोबिलाइज हुई हैं, और ख़ास तौर पर विहाड़ी जहाँ पे इतनी कॉटन होती थी, कहते थे जी सिंध से ज़्यादा, एक मुहावरा बना हुआ था, सिर्फ मेलसी की फसल सिंध से ज़्यादा होती थी। तो वो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, जिन्हें फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, दोबारा चलनी शुरू हो गई। लोगों को अच्छा देखें, अब फ़र्ज़ करें किसी की 20 मन हो गई, अब 25 मन तक तो हम देख रहे हैं। मैं फील्ड में देखा है, आम जो किसान हैं उनसे 1-1, 2-2 एकड़ वालों से पूछा 20-22 मन, तो वो भी उठा गए अर्ली वाले। अब वो 20 मन उठा के अर्ली 7,000 तक बिकी है, अब 6, 6.5, 5.5 पे बिके। 30,000 आपका खर्चा पर एकड़ आ जाए, आप 6,000 बेच के 1,20,000 आपने कमा लिया, तो आप तो प्रॉफिट में अभी हो गए हैं सर, और अभी इतनी और है इंशाल्लाह। तो मेरा ये ख्याल है, बिल्कुल पिछले साल से अगरचे हमारा किसान डिसहार्ट था बहुत ज़्यादा, जब हमने शुरू किया, आपके साथ आए भी, शामिल भी हो प्रोग्राम में, तो हमें किसान कहते थे कि हमने नहीं काश्त करनी। बिल्कुल सही। हम लोगों के पास गए, हमने बहुत सा इनकरेज किया, लेकिन वो क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोग नहीं बिल्ड हुआ था उस वक्त तक कि लोग हम पे भरोसा करते कि यार ये सेक्रेटरी को, वो नए नए आया, पता नहीं ये महकमे तो ऐसे ही चलते हैं, महकमा ज़राअत पे इतना ट्रस्ट नहीं था इनिशियली। फिर भी लोगों ने जिन्होंने हौसला करके 3 जो काश्त की वो हमारे 2.9 मिलियन एकड़ साउथ पंजाब में हुई, जो कि पिछले सालों से कम थी और मिनिमम है रादर। मैं कहता हूँ हिस्टोरिकली बहुत कम हुई है पिछले 20 सालों में, अगर हम देखें तो इतनी कम कभी भी नहीं हुई। तो हमें था कि अब इसको कम तो होगी, नो व्हाट टू डू कि इसके बेस्ट रिजल्ट आए। उसमें हमारे साथ अवाम ने सपोर्ट किया, कंपनी ने सपोर्ट किया, अल्लाह ताला की कुदरत शामिल हार रही, और हम सब ने जो इनिशिएटिव्स लिए अल्लाह ताला की मदद से वो कामयाब होते चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं 10 से 15 लाख ज़्यादा बेल ज़्यादा आएंगी, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी बेल ज़्यादा आएंगी इंशाल्लाह। अभी हमारे पास ये 10-15 दिन और क्रूशल हैं
इसको इंशाल्लाह हम पूरा जोर लगा रहे हैं। फील्ड में हर वक्त मैं भी मौजूद हूँ, मेरी टीम्स मौजूद हैं। आप देखिए मोहम्मदपुर में मसला आया, रूटीन में हमारे पास एक तहसील में एक ऑफिसर होता है, हमने वहाँ पर 7 ऑफिसर बढ़ा दिए, मतलब उसमें जामपुर में, ताकि जो जो पॉकेट्स हैं वहाँ तक पहुँचे। हमने अपने कॉटन इंस्पेक्टर्स वहाँ लगाए, इवन भावलपुर जहाँ पे हमने देखा कि अच्छे जा रही है ओवरऑल, वहाँ से कोई ऑफिसर को लगाया। 3 ऑफिसर अपर से, जो डीजी पेस्ट वार्निंग है डॉक्टर मोहम्मद असलम, मस्ट बी थैंकफुल टू, उन्होंने हमारे कहने पे 3 ऑफिसर वहाँ से भेजे, ताकि उस एरिया को फोकस, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो टोटल महकमा जो हमारा ज़राअत है वो सोइंग से लेके इवन बीज की हमने ट्रेसबिलिटी हमारे एक्सटेंशन वालों ने की, तो वो पहले दिन से लेके ऑफ सीजन से लेके अब तक फोकस्ड है। चाहे वो यहाँ ऑफिसर बैठे हैं, चाहे वहाँ, अगर हमारे पास लेटर से नहीं तो हम वहाँ के ऑफिसर को कहते हैं दे आर कोऑपरेटिंग विद। और हमने कहा कि हमारी लैब्स में एसी शॉर्ट है, तो लाहौर से एसी फराम किए गए ताकि लैब्स की फंक्शनलिटी बढ़े। आपको हमने जो बायोलॉजिकल कंट्रोल हमने कीड़े इसमें रखे हैं, उनके अंडे वगैरह, इस दफ़ा हमने 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन लिए उन्हीं लैब से। अच्छा, जो हमने, क्योंकि आप देखें क्रैशोपरला, ट्राइकोग्रामा और इस तरह के कई बहुत से कीड़े होते हैं जो बेनिफिशियल हैं, तो हमने ट्राइकोग्रामा और क्रैशोपरला के बेपनाह कार्ड फील्ड में लगाए हैं। आप किसी कॉटन फील्ड में चले जाएं, इवन एक आध स्प्रे भी जिसमें हुआ है, या स्प्रे में 10 दिन का वक्फा आ गया, पेस्टिसाइड किसी ने की है उसमें 10-15 दिन का वक्फा आ गया, वहाँ भी आप देखेंगे बेपनाह क्रैशोपरला उड़ता फिर रहा है, वो साथ वाले खेतों से आ जाते हैं, तो वो भी असर कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होने में 4-5 दिन सिर्फ हुए हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ आपको कोई अच्छा बेनिफिशियल कीड़ा नज़र नहीं आएगा, लेकिन दुश्मन कीड़े खासतौर पर वाइट फ्लाई नज़र आएगी। सही। तो हम ये समझते हैं कि इस साल इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। जो 92 वाली जो लोग यादें हैं ना गोल्डन पर एक यील्ड पे, वो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा दोबारा रिवाइव हो जाएंगी। अच्छा, फी एकड़ पैदावार आप समझते हैं कि कम से कम 92 के बाद पहली दफ़ा ऑलमोस्ट 30 ईयर्स 28 ईयर्स के बाद आप तवक्को करें फी एकड़ पैदावार अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो आप किस समझते हैं किससे कितना हौसला मिलेगा, महकमा ज़राअत को काफ़ी एतमाद आएगा, किसानों का, काश्तकारों का, और जो कॉटन की तरफ दोबारा फार्मर को लेकर आना, ग्रोअर को लेकर आना, आपको काफ़ी, आप समझते हैं कि हेल्प मिलेगी, आप लोग वापस इस फसल की तरफ आएंगे? जी, इसमें महकमा ज़राअत की जहाँ तक बात है, तो ये बात हम पिछले कई सालों से हो रहा था, ज़ाहिर है मसाइल भी थे, वर्किंग भी ऐसा नहीं थी। वो असल में एक ही वो कहते हैं ना कि जब एक काम आप कर रहे हैं और फेल हो रहा है, बार बार करेंगे तो बार बार फेल होंगे। तो महकमा ज़राअत ही बदकिस्मती से उसी रट में था, एक ही काम किए जा रहे थे, हम उससे निकल नहीं रहे थे, आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा रहे थे। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि अल्लाह का शुक्र, यहाँ आने के बाद में हमने सोच बैठ के और आउट ऑफ बॉक्स हम इस दफ़ा गए हैं। तो महकमा ज़राअत में कॉन्फिडेंस आया कि सिर्फ एक रास्ता नहीं है फसलों को बचाने का, और रास्ते भी हैं, और ये IPM उसका एक एविडेंट सबूत मौजूद है। महकमा ज़राअत के ऑफिसर में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के अंदर ट्रस्ट बढ़ा है महकमा ज़राअत का। अब यही वजह है कि अब जैसे वक्त गुजरा, लोग तेज़ी से अब और शिफ्ट होते जा रहे हैं। इवन अभी कॉटन पड़ी है और लोग अभी बहुत तेज़ी से बोटानिकल्स की तरफ आ रहे हैं और कल्चरल मेथड की तरफ आ रहे हैं। तीसरा है फार्मर्स मैं फील्ड में जाता हूँ, मुझे जितने भी फार्मर्स मिले हैं वो पहले तो मतलब परेशान थे, डर रहे थे, फिर अब इस सूरत हाल में अब माशाल्लाह आप देखें पौधे हमारे बाद वो वैरायटी, मतलब हमारे वैराइटल फैक्टर भी लगे, अदरवाइज इवन S32 जो अनअप्रूव्ड वैरायटी है, जिसे हम अप्रूव नहीं करते, जो रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि उसका हमें लिंट वो नहीं मिलता जो हमें रिक्वायर्ड। उसकी आप प्रोडक्शन देखें, जहाँ पे पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, वहाँ भी नीचे से लेकर ऊपर तक 20, 25, 22, 24 टींडे लगे हुए हैं, और उसमें अभी मेच्योर हैं, फिर फ्लावर्स हैं, यानी कि अभी टाइम है उसमें भी कि पोटेंशियल है कि वो हमें पिछले सालों से डबल पे ले जाए। तो ये अब किसानों में इतमाद आ रहा है। अब लोग किसान कह रहे हैं कि कई जगह तो कहते हैं काश हम ज़्यादा लगा लेते, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगली दफ़ा हम ज़्यादा लगाएंगे। और मुझे ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगली दफ़ा कम से कम 1 मिलियन एकड़ का फ़र्क पड़ना चाहिए मेरे, कम से कम। और 1 मिलियन एकड़ कहाँ से आएगा? वो राइस से और मेज से शिफ्ट होगा लोग, क्योंकि जो आपको प्रॉफिट कॉटन दे सकती है, अगर अच्छी कॉटन होगी, सही मैनेज होगी, वो ना आपको राइस दे सकता है, ना मेज दे सकती है, ना कोई और फसल दे सकती है। सही से। अच्छा, तो आप ओवरऑल क्या समझते हैं, अगर हम आखिरी बात आप करें, कि एक बड़ा रिस्क आपने लिया, क्योंकि लगता है आपको पता था कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपने इनिशिएटिव ले लिया, लेकिन आपको कभी लगा कि यार ये बहुत प्रेशर है, रिस्क लिया है आपने बहुत बड़ा? आखिरी बात है, आप क्या समझते हैं, आपने रिस्क लिया था? मैं ये सारे जो आपने नए मेथड्स, मेरी ज़ात में आप बात आ गई। मैं आपको बताऊं कि मुझे मौका मिला नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में मास्टर पब्लिक मैनेजमेंट करने का। फिर मैं हार्वर्ड गया, तो वहाँ पर भी हमारे साथ वहाँ बड़े बड़े लोग थे, एक ग्रीन पीस के डीजी थे, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। उन्होंने कहा इंडोनेशिया चैप्टर आपको देते हैं।
तो मैंने बड़ा डिस्कस सोचा इस पर, एक दफ़ा सीरियसली में सोचा। आखिर में मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस मुल्क ने मुझे बड़ी इज्जत दी, मुझे एजुकेशन दी, मेरा मकाम बनाया, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे जॉब दी और मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो अगर मेरी तालीम का, मेरे तालीम कहीं को फ़ायदा है तो इस मुल्क को है। तो आई डिसाइडेड टू कम बैक। मैं मौके के इंतज़ार, मुझे डीसी लगाया गया, मैंने वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया, जहाँ लगाया ईडी ऑफ फाइनेंस वो भी परफॉर्म किया। दिस वाज द प्लेस। जिस दिन मुझे ऑर्डर हुए तो मुझे यकीन हो गया कि दिस इज़ द प्लेस जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था। और ये मेरी सॉइल की, मेरे साउथ में थी, मैं इस इलाके में पैदा हुआ, यहाँ स्टडी किया, तो इस मिट्टी का कर्ज के तौर पे मैंने ना दिन देखा ना रात, तो मैं कमिटमेंट के साथ चल पड़ा। और ये मेरे ध्यान में एक दफ़ा भी नहीं आया कि मैं नाकाम हो जाऊँगा। मुझे यकीन था अल्लाह की ज़ात पे कि मेरा कोई इंटरेस्ट जाती नहीं है सर। किसानों को मैंने टारगेट किया था, किसान, कि ये मेरा क्लाइंट है। अगर फार्मर, किसान खुशहाल है, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि छोटा किसान इसे फोकस करें, तो मैंने कहा अगर मेरा किसान खुशहाल हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी मेहनत जो है ना वो हासिल कर दी। बहुत शुक्रिया साकिब अली अतील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने बताया कि कपास की जो फसल है वो इस दफ़ा कैसी जा रही है और अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो किस अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। 1992 के बाद फ़ी एकड़ पैदावार का जो औसत है वो किस अंदाज में बेहतर हो सकती है, एक नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। और इसके साथ साथ जो लोग पिछले 7 साल में कपास से दूर गए हैं, ऐसे कपास के ग्रोअर, वो कम से कम 1 मिलियन एकड़ रकबे पर दोबारा काश्त करेंगे कपास की फसल आइंदा सीज़न में, जो मुल्क की मईशत के लिए यकीनन एक बहुत ही अहम बात है और अच्छी खबर होगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।